नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट और ये हो जाता है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से संबंधित। एनवायरनमेंट के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और आरओ की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपके सामने लेकर आए हैं, ये टेस्ट नंबर हो जाता है हमारा 1। टॉप 50 क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं और इसमें अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित। शुरू करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय हो जाएगा ये आपको बताना है। 4 पॉइंट जो हैं, 4 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा हो जाता है आपका पर्यावरण से संबंधित। सबसे पहला कथन की बात करेंगे, भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है उसको जो है पर्यावरण कहा जाएगा। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण कहा जाता है जो भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की जो प्राकृतिक दुनिया है, इन सभी के जो अस्तित्व को जो ये आपका पर्यावरण से संबंधित हो जाता है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। पर्यावरण उसी को कहा जाएगा जो व्यक्तियों को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है चारों तरफ से। ठीक है, सी हो जाएगा भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो अंतः संबंधित होते हैं ये आपस में, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्व। तो ये भी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो उपरोक्त सभी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ दिखाया गया जो स्थल मंडल है, जो पर्यावरण है, उसको 4 भाग में जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हो जाता है आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल में आ जाते हैं पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, ये सभी आ जाते हैं आपके स्थल मंडल के अंतर्गत। दूसरा पार्ट हो जाता है हमारा जल मंडल का। तो जल मंडल में आपको देखने को मिलेंगी नदी, झील, तालाब, सागर, ये सभी जो हैं देखने को मिल जाएंगे आपके जल मंडल में। इसके बाद आ जाता है आपका वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल, जो 5 परतें होती हैं आपके वायुमंडल की, वो आ जाएंगी। समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, ये सभी देखने को मिल जाएंगे वायुमंडल में। और 4th नंबर की बात करेंगे तो ये आ जाता है आपका जीवमंडल। जीवमंडल के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने भी हैं जो सजीव होते हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे जीवमंडल के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पर्यावरण अपकृष से अभिप्राय है। जो पर्यावरण अपकृष है उससे क्या जो है अभिप्राय हो जाता है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा पर्यावरणीय गुणों का जो पूर्ण रूप से निम्नीकरण। जो पर्यावरणीय गुण होते हैं उसका पूर्ण रूप से निम्नीकरण हो जाता है वहाँ पर, उसको जो है पर्यावरण अपकृष कहा जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी करेक्ट हो जाता है। जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वो जो है निम्नीकरण स्तर पर पहुंच जाते हैं, उनसे जो है नुकसान होना शुरू हो जाता है आपका पर्यावरण को, उसको भी जो है पर्यावरण अपकृष के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी जो असंतुलन है वो भी जो है, जब इतने जो मानवीय क्रियाकलापों से जो आपका निम्नीकरण हो जाता है उससे जो है फिर आपका पारिस्थितिकी का जो असंतुलन हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है पारिस्थितिकी का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सभी आपके सही हो जाएंगे। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था। क्या आरंभ किया था सरकार ने? एग मार्क, इको मार्क, आईएसए मार्क या फिर वाटर मार्क। आपको बताना कौन सा मार्क शुरू किया गया है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए। तो ये किया गया है आपका इको मार्क। ठीक है, इको मार्क जो है शुरू किया जाता है आपका जो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद होते हैं उनको चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और दिए गए कोट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। कथन ये कहता है प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो स्वच्छ होता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो जो है स्वच्छ होता है।
कारण की बात करेंगे, मानव क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं, जो मानव द्वारा निर्मित है क्रियाएं, वो सभी जो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण होती है। उसमें पेड़ काटना हो जाता है, गंदा करना हो जाता है, औद्योगिकरण के कारण जो है धुआं और नालों में जो पानी बहाया जाता है गंदा, वो भी हो जाता है, वायु प्रदूषण भी हो जाता है। तो ये सभी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो कारण है वो मानव क्रियाओं द्वारा ही होते हैं। दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, तो इस हिसाब से ए और आर तो आपके दोनों सही हो जाएंगे, और आर जो है कि सही व्याख्या भी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। विश्व पर्यावरण सुविधा आरंभ हुआ था। जो विश्व पर्यावरण सुविधा है वो कब आरंभ हो जाती है? तो विश्व पर्यावरण सुविधा का जो आरंभ है वो किया जाता है आपका 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण सुविधा का जो आरंभ है ये किया गया था अक्टूबर 1991 में। और ये जो है वैश्विक पर्यावरण समस्या के हल को और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इन सभी को जो है एक मंच प्रदान किया जाता है, और इसमें 183 देश जो है शामिल हो जाते हैं आपके विश्व पर्यावरण सुविधा की जो ये संगठन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? सही हो जाएगा कौन सा पारितंत्र? ये क्वेश्चन आरओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। घटते क्रम में आपको बताना है जो पारितंत्र क्रम जो है सही है घटते उत्पादकता। तो उत्पादकता जो है वो सागर में सबसे कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पानी के जो नीचे की तरफ है वो बहुत कम जो है आपको कुछ देखने को मिलेगा। पानी की जो ऊपरी सतह है उस पर जो है कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन पानी के जो नीचे है अंदर की तरफ वो कुछ बहुत ही कम जो है पेड़ आपको देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो ये आपका मैंग्रोव में से हो जाता है। दूसरे नंबर पर घास के मैदान में हो जाती है जो उत्पादकता है। उसके बाद आपकी जो कम हो जाती है उससे झील में हो जाती है, और सबसे बाद में जो है सागर में जो उत्पादकता वो बिल्कुल निम्न स्तर की होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे जो ज़्यादा उत्पादकता है वो आपकी मैंग्रोव में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। एक तरफ आपके दिए गए हैं जैवमंडल और दूसरी तरफ आपकी अवस्थिति दी गई है। कौन सा कहाँ से संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, जो आपका दिया गया है यहाँ पर सिमलीपाल, तो सिमलीपाल ये आपका संबंधित हो जाता है उड़ीसा से। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाती है। नंदा देवी हो जाती है ये आपकी उत्तराखंड में, और नोकरेक जो है ये आपकी से संबंधित हो जाएगी। इस तरह से ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाता है, और डी का हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ये क्वेश्चन भी पीसीएस की परीक्षा में 21 में ही पूछा गया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये स्थित हो जाता है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित हो जाता है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो अंश नहीं है वर्गीकरण का? तो वर्गीकरण के जो अंतर्गत आपको सांस्कृतिक पर्यावरण देखने को मिल जाएगा, भौतिक पर्यावरण भी देखने को मिलेगा, और जैविक पर्यावरण भी देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन परिचालन जो पर्यावरण है ये आपका कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी की परीक्षा में 2020 में, और यहाँ दिखाए गए हैं जो आपके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका पर्यावरण को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हो जाता है आपका भौतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत अजैविक तत्व होते हैं जो उनसे इसमें आपकी भू आकृतियाँ आ जाती हैं, जलवायु, तापमान और आर्द्रता। ये जो है अजैविक तत्व होते हैं जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो सांस्कृतिक पर्यावरण है तो ये आ जाती है मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण से, और ये निर्जात, भाषा, धर्म, रीति रिवाज ये जो है इससे संबंधित आपके हो जाते हैं।
इसके बाद आ जाता है जैविक पर्यावरण। जैविक के अंतर्गत आ जाते हैं जो जीवित हैं, जैसे मानव है, पशु पक्षी हैं, वनस्पति है, जो सजीव होते हैं वो सब जो है जैविक पर्यावरण के अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएंगे, यानी जिनके अंदर जीव की उत्पत्ति है। 4 की बात करेंगे जो आपका हो जाता है संज्ञात पर्यावरण। अपने संसाधनों का उपयोग करने में जो प्रतिमा मानव के मन में आती है उसको संज्ञात परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो चारों आपने देख लिए, 4 प्रकार का जो है पर्यावरण देखने को आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो एक जीवोम नहीं है? तो रेगिस्तान जो है एक जीवोम हो जाता है, घास का स्थल भी जीवोम हो जाता है, और टुंड्रा भी एक जीवोम हो जाता है। लेकिन पारिस्थितिकी जो तंत्र है ये आपका एक जीवोम नहीं माना जाएगा। ठीक है, जीवोम हो जाता है, जीवोम इसको बायोम भी कहा जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, बायोम भी कहा जा सकता है और जीवोम भी कहा जा सकता है। और ये जो जीवोम होता है या फिर बायोम होता है, ये जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और बायोम को जो है कहा जाता है किसी प्रदेश की जो विशेष जलवायु होती है, वहाँ की मिट्टी होती है, जो कारकों में जो है सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, उनको जो है बायोम कहा जाता है। ठीक है, उसमें मिट्टी हो जाती है, जलवायु हो जाती है, जो भी कारक हो जाते हैं वो सब जो है बायोम के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पर जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन ए की बात करते हैं तो ये हो जाता है जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है, जीवमंडल जो है एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण जो है देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। कारण की बात करेंगे, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है। जो आपका जीवमंडल है, जो पुराने प्रारंभिक निवेश है, उसके बाद जो है नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। ठीक है, वहाँ जो है नए पदार्थों का निवेश हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। जो नए पदार्थ हैं उनका जो है प्रवेश वहाँ पर हो जाता है जीवमंडल में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ए सही है और आर आपका गलत हो जाएगा। और ये चीज़ें दी गई हैं आपके ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में, ए सही परंतु आर आपका यहाँ पर गलत बताया गया है। और यहाँ बात करेंगे जो आपका हो जाता है जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या होता है? तो एक तरफ आपका दिया गया है यहाँ पर स्थल मंडल, फिर दिया गया है आपका वायुमंडल, और एक तरफ जो है आपका जलमंडल दिया गया है। इनके जो बीच का क्षेत्र है ये आपका कहा जाता है जैवमंडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। जैवमंडल कहा जाएगा जहाँ पर तीनों चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें आपकी जैविक अजैविक संगठनों को जो है शामिल किया जाता है, और इसके अंतर्गत जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल सभी जो है सम्मिलित आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। कौन करेगा बिचौलियों का कार्य? जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य में। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर वियोजक। वियोजक होते हैं, वियोजक को क्या कहा जाता है? वियोजक को कहा जाता है अपघटक। ठीक है, तो अपघटक ही कार्य करते हैं जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य जो बिचौलियों का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जो वियोजक होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों को, मृत जंतुओं को या फिर जैविक पदार्थों को वियोजित कर देते हैं। वियोजित मतलब उसको जो है अपघटित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, ये वियोजक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवों हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा? जल तंत्र, वर्षा तंत्र, घास का मैदान या फिर फसली भूमि। तो मानव जनित जो है जल तंत्र नहीं होगा, वर्षा तंत्र भी ये मानव जनित नहीं है, ये तो आपका प्राकृतिक हो जाएगा। घास का मैदान है ये भी प्राकृतिक हो जाएगा, और जो फसली भूमि है केवल ये हो जाता है जो मानव जनित जीवों का उदाहरण है। ठीक है, फसली भूमि यानी जो फसल है वो मानव के द्वारा ही लगाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दो भिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र
तो ये कहा जाता है आपका इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इकोटोन कहा जाता है दो समुदाय मतलब एक तरफ आपका ये जो है नदी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये स्थल है, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा इसको कहा जाता है आपका इकोटोन। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये आपका इकोटोन मिल जाएगा। इसमें आपका पानी भी होगा और इसमें जो है दलदल भी होगी और इसमें जो है आपको यहाँ पर स्थल भी देखने को मिल जाएगा। यानी दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है उसको इकोटोन कहा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्षेत्र के प्रारोहण के समय अंतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक क्षेत्र के प्रारोहण के समय में जो आपका समय अंतर क्रमबद्ध परिवर्तन उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अनुक्रमण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहा जाएगा अनुक्रमण। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरओ की परीक्षा में। ठीक है, आरओ की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक जो विशेष क्षेत्र होता है उसमें प्रारोहण में समांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। जैविक समुदाय में प्रकृति के जो प्रति है वो एक गति पाई जाती है और समय के साथ जो है फिर उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको अनुक्रमण कहा जाएगा। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जो मानव और जैवमंडल कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया जाता है 1971 में। ठीक है, 1971 में सर्वप्रथम जो है इसको शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। जैवमंडल आरक्षित जो परिरक्षण क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? जैवमंडल आधारित परिरक्षण क्षेत्र। तो जैवमंडल आधारित जो है वो हो जाता है आपका आनुवांशिकी विभिन्नता का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में जो आपकी आनुवांशिकी विविधता बनाए रखने के लिए बहुउद्देशीय क्षेत्र ये माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्तमान में जो है भारत में कुल 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाएगी वो कौन सी गैस पाई जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए प्रतिशतता के आधार पर जो है कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो नाइट्रोजन है वो पाई जाती है 78%। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो पाई जाती है आपकी 20.95%। 20.95% ये हो जाती है आपकी ऑक्सीजन। इसके बाद पाई जाएगी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पाई जाएगी आपकी 0.036%। ये पाई जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ऑर्गन भी आपको जो है देखने को मिल जाएगी वहाँ पर। ऑर्गन कितनी है? तो 0.93। ये 0 है, 0.93% जो ऑर्गन आपको देखने को मिलेगी। ये 4-5 जो हैं इनसे ही आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक आपका नाइट्रोजन हो जाता है, एक आपका ऑक्सीजन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछ ली जाती है। ठीक है, और ऑर्गन भी पूछ ली जाती है। इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो 78% जो है सबसे ज़्यादा पूछी गई तो नाइट्रोजन हो जाती है जो सर्वाधिक पाई जाती है आपकी वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किससे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बड़े शिकारों की जो भूमि के नाम से जाना जाएगा ये जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। ठीक है, सवाना प्रदेश ये हो जाता है वायु में आर्द्र शुष्क जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है वो पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाएगी? सवाना क्षेत्र में। और ये जो है पार्कलैंड भूमि इसको कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो पार्कलैंड भूमि इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है घास भूमियों के जो वृक्ष भी पाए जाते हैं। 5 मीटर लंबी जो घास है वो भी वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसको हाथी घास के नाम से जाना जाता है।
खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। जो खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध है वो जटिल तंत्र कहलाता है। 21 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया पीएससी की परीक्षा में। तो खाद्य श्रृंखला जो अंतः संबंध है वो कहलाया जाएगा खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का क्या कारण होता है? जैविक आवर्धन आपसे पूछा गया है खाद्य श्रृंखला में। तो खाद्य श्रृंखला में जो जैविक आवर्धन है वो हो जाता है आपका कीटनाशक। कैसे हो जाएगा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो कीटनाशक है वो आपके जीवों के शरीर में कैसे पहुंचते हैं? जब फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए उन पर कीटनाशक लगाए जाते हैं। खेतों में जो है फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ पर जो है कीटनाशक छिड़के जाते हैं कीड़ों को मारने के लिए। और इन पौधों को जो है ये जो फसलें होती हैं इनको जो है फिर शाकाहारी जीव खाते हैं, और शाकाहारी जीव जब इस भोजन को खाते हैं तो उनके शरीर में भी जो है शारीरिक जो जहरीले कीटनाशक हैं वो चले जाते हैं उनके शरीर में। ठीक है, जो शाकाहारी है वो इस खेत में से खाएंगे, इस खेत में दवाई जो है जो कीटनाशक है उसका छिड़काव किया गया है, तो शाकाहारी जब खाएंगे तो उनके शरीर में भी जो है वो सारी चीज़ें चली जाएंगी, यानी कीटनाशक जो है आपका जहरीला वो चला जाएगा उनके शरीर में। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? कौन सा हो जाएगा जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हो जाएगा केवल ऊर्जा का प्रवाह और केवल खनिजों का चक्रण। इस तरह से दोनों ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का जो चक्रण है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है उल्टा उल्टा दिया गया है, ये नीचे होना चाहिए था और ये ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ऊर्जा का प्रवाह भी और खनिजों का चक्रण भी। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है? पारिस्थितिकी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो ये हो जाता है जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है ये आपका स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे RO 21 में पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी थी। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी अवधारणा प्रथम बार दी गई थी। तो ये दी जाती है AG टांसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, AG टांसले के द्वारा जो है ये दी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? कौन सा हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो फैला हुआ है वो हो जाता है आपका सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सागरीय महासागर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है वो हो जाता है आपका सामुद्रिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर किसी भी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का जो संक्रमण सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो कहाँ किया गया है? पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग तो ये किया गया है बेनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बेनेट के द्वारा जो है पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा ये सर्वप्रथम दी थी आपकी बेनेट महोदय ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। और इन्होंने जो है पारिस्थितिकी संक्रमण के बारे में कहा था कि दो वायुओं के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है उसको इकोटोन कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जो है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह
समूह क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है संक्रमणि का जो है इकोटोन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुदाय को जो पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है? एक निश्चित स्थान पर बदल जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीएससी की परीक्षा में 2020 में। समुदाय का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको शियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और शियर जो है किसको कहा जाएगा? जो एक पारिस्थितिक तंत्र के विकास के जो अनुक्रमों में संक्रमणकारी अवस्था है उसको शियर कहा जाता है। ठीक है, यह पारिस्थितिक तंत्र का जो है एक श्रृंखलाबद्ध एक क्रमिक विकास माना जाता है, इसको जो है फिर शियर कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना, तो ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका प्रेरक बल होता है, तो उसका जो प्रेरक बल है वो हो जाता है सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल है वो सौर ऊर्जा है, और सौर ऊर्जा के कारण ही जीव समुदाय जो है विकास कर पाता है, और किसी वजह से जो है उसका विकास इतना नहीं होगा जितना सौर ऊर्जा से हो जाता है जीव का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? कौन सी अवधारणा की परिभाषा हो जाएगी? तो ये हो जाती है संपोषणीय विकास की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संपोषणीय जो विकास है वो मानव विकास की वह प्रक्रिया होती है जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसको संपोषणीय विकास कहा जाता है। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो ये हो जाता है यह एक बंद तंत्र होता है। ये जो है बिल्कुल भी सही यहाँ पर नहीं दिया गया है। बाकी है अजैविक और जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, ये करेक्ट हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। और ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? समपारिस्थितिकी के लिए सही हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है यह जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हो जाता है समपारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। समुदाय का संयोजन संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। समुदायों का संयोजन संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा? तो ये कहलाया जाता है समपारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। समपारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हो जाएगा? तो ये हो जाता है जीव और वातावरण के जो बीच का संबंध है, पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन उसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम जो है परिभाषित किया गया था, जो विस्तृत अध्ययन किया था, जिसने इसका जो श्रेय है वो हो जाता है जर्मन के वैज्ञानिक को। और जर्मन के वैज्ञानिक कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं जो अर्नेस्ट हैकेल है, ये हो जाते हैं आपके जर्मन के वैज्ञानिक। ठीक है, और 1869 में जो है इन्होंने इस अध्ययन को किया था। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है?
वृद्धि की बात हो रही है पारिस्थितिकी तंत्र की, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका जैवमंडल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से ये आपका जैवमंडल से संबंधित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा हो जाएगा? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है आपका धान का खेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वन, झील और घास के मैदान ये आपके हो जाते हैं प्राकृतिक। ठीक है, आपसे पूछा गया है कृत्रिम, तो केवल धान का खेत हो जाएगा जो कृत्रिम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है? पारिस्थितिकी जो है मानव द्वारा रूपांतरित है, तो मानव द्वारा रूपांतरित हो जाती है कृषि भूमि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वन, मरुस्थल और चारागाह ये हो जाते हैं आपके मानव द्वारा निर्मित। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया कौन सा जो है इसमें से सुमेलित नहीं दिया गया है। तो दक्षिण पश्चिमी घाट जो है ये आर्द्रवन से संबंधित हो जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। तराई द्वार की बात करेंगे, ये आपका चौड़े पत्ती वाले वनों से संबंधित हो जाता है। कच्छ का रण भी आपका घास के मैदान से संबंधित आपका हो जाता है। और पूर्वी दक्कन के पठार की बात करेंगे, ये आपका आर्द्रवन से संबंधित नहीं है, ये हो जाता है आपका शुष्क सदाबहार वन से। ठीक है, शुष्क हो जाएगी, ये सदाबहार वन से ये संबंधित हो जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो जो यूकेलिप्टिस का जो पेड़ होता है ये आपका पारिस्थितिकी मित्र नहीं माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अत्यधिक जो मात्रा में भूमिगत जल के ये अवशोषण करता है। ठीक है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी का मित्र नहीं बल्कि शत्रु माना जाता है। निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता के लिए बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है पोषण स्तरों की कम संख्या। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से हमने छांट लिया कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से बिगड़ता है पारिस्थितिकी संतुलन? तो जो पारिस्थितिकी संतुलन है ये बिगड़ेगा लकड़ी काटने से। ठीक है, सामाजिक वाणी से नहीं बिगड़ेगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वन रोपण से भी नहीं बिगड़ता और वन महोत्सव से भी नहीं बिगड़ेगा, तो ये बिगड़ जाएगा केवल लकड़ी काटने से। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? वार्षिक उत्पादन जो है वो न्यूनतम होता है, तो ये हो जाता है आपका गहरे सागर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो गहरे सागर में जो है जो भी आपकी वनस्पतियाँ हैं वो जो है नहीं होती हैं, इसलिए जो है जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन जो है वहाँ पर न्यूनतम माना जाएगा। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? किस आंदोलन का ये नारा हो जाता है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, तो ये हो जाता है चिपको आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है, जो पारिस्थितिकी पदछाप है उसके माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हाफ्स क्यूबिक फुट या फिर क्यूबिक टन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है भूमंडलीय हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के परचूरण की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहा जाएगा जो झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के परचूरण की प्रक्रिया को? तो इसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो जलीय पारितंत्र को पोषक तत्वों से संबंध करना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यूट्रोफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जलाशय यानी जो झील है वो पौधों तथा शैवाल का विकास वहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जीव से लेकर जैव मंडल तक का सही कौन सा क्रम हो जाएगा जैविक संगठन का? तो ये हो जाता है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। ये जो है करेक्ट हो जाता है यहाँ पर जैव मंडल तक का जो जैविक संगठन का ये सही क्रम आपका माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हो जाता है आज का हमारा 50 क्वेश्चन। ठीक है, टेस्ट ये हो जाता है हमारा 1। इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं वो चल रहे हैं हमारे चैनल पर। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी का शब्द को गढ़ा था? तो इस शब्द का जो प्रयोग है ये किया गया है अर्नीज नेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो अर्नीज नेस के द्वारा किया गया है। कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 1973 ईस्वी में। ठीक है, और यह पर्यावरण जो वाद है उसकी एक ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक उपायों पर बल देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा होता है समाप्त। 50 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट जो ये टेस्ट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको बाकी टेस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।